गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। और फिर से आपके लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं एंड टॉपिक इज हिरस्प्रंग डिजीज। चलो फिर अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की कि एक्चुअली में हिरस्प्रंग डिजीज होती क्या है। ओके, congenitally absence of ganglionic nerve cell. These are responsible for movement of intestine in the muscular layer of large intestine and increase the colon size by trapping fecal content and lead enlargement of colon। कि किसी भी वजह से बाई बर्थ यानी कि बर्थ से ही क्या होती है, बेबी के लार्ज इंटेस्टाइन में जो मस्कुलर लेयर होती है वहाँ पे गैंग्लियोनिक नर्व सेल प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। अब इस डिजीज में क्या होगा कि गैंग्लियोनिक नर्व सेल ही क्या हो जाएंगी, एब्सेंट हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट लॉस हो जाते हैं और जो कोलन के अंदर फीकल कंटेंट है वो ट्रैपिंग होने लग जाता है और कोलन का साइज क्या हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है। ओके, मतलब क्या हो रहा है, हिरस्प्रंग डिजीज के अंदर हो क्या रहा है, जो गैंग्लियोनिक नर्व सेल्स होती हैं जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं वो एब्सेंट हो जाती हैं कोलन के अंदर, मेनली रूप से लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, तो इसे ही क्या बोल देंगे, हिरस्प्रंग डिजीज बोल देते हैं। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट पे देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एगैंग्लियोनिक या फिर एगैंग्लियोनिक मेगाकोलन। इसे दूसरे इसको और भी अलग नाम से जानते हैं, या तो एगैंग्लियोनिक क्योंकि गैंग्लियोनिक नर्व सेल एब्सेंट है, या फिर एगैंग्लियोनिक मेगाकोलन क्योंकि गैंग्लियोनिक सेल एब्सेंट होने की वजह से क्या हो रहा है, जो कोलन का साइज है इंक्रीज हो रहा है। मेगाकोलन इन द सेंस एनलार्जमेंट ऑफ द कोलन। ओके, इसलिए इनको इन दो नाम से भी जाना जाता है। क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं और अब देख लेते हैं कि ये एक्चुअली में गैंग्लियोनिक सेल नर्व सेल होती क्या है, ताकि अपने को समझ में आए कि हो क्या रहा है। तो ये क्या होती है, ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स होती हैं जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर जो सेल का ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं, गैंग्लियोनिक नर्व सेल बोलते हैं। अगर ग्रुप ऑफ नर्व सेल सीएनएस के अंदर है तो उसे क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियाई बोल देते हैं। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो मेन साइट की बात कर लेते हैं कि कॉमन अफेक्टेड पार्ट कौन सा होता है। ऐसा थोड़ी कि पूरे कोलन के अंदर ही गैंग्लियोनिक सेल एब्सेंट है। तो मेनली रूप से जो रेक्टोसिग्मोइड कोलन होता है, जो रेक्टम और सिग्मोइड कोलन होता है, वो जो पार्ट होता है वो क्या होता है, मेनली रूप से अफेक्टेड होते हैं। वहाँ पे क्या है, गैंग्लियोनिक नर्व सेल एब्सेंट हो जाते हैं किसी भी वजह से। वहाँ पे गैंग्लियोनिक नर्व सेल क्या होती है, फॉर्म नहीं हो पाती है, और जिससे क्या होगा, वहाँ पे नर्व सप्लाई नहीं होगी और पेरिस्टालसिस मूवमेंट एब्सेंट हो जाते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब आपको दिखाते हैं एक्चुअली में नॉर्मल कंडीशन में गैंग्लियोनिक सेल कैसे होती हैं। तो बर्थ के दौरान जब प्रेगनेंसी के अंदर जो इंट्रायूटेराइन लाइफ में क्या होती है, कंप्लीट जो गैंग्लियोनिक सेल का फॉर्मेशन हो जाता है इस तरीके से, और अच्छी तरीके से नर्व सप्लाई होती है। ओके, पूरे पार्ट में। अब जैसे ही नर्व सप्लाई होगी गैंग्लियोनिक सेल में तो ये क्या करवाएगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट करवाता है। और ये कहाँ पे होता है, जो मस्कुलर लेयर होती है इंटेस्टाइन की, वहाँ पे सिचुएटेड होती है गैंग्लियोनिक नर्व सेल। अब जैसे ही नर्व सप्लाई हो रही है तो क्या हो रहा है, इसके अंदर ये कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है, और ये क्या करता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट इंड्यूस करवाता है, और इस तरीके से पेरिस्टालसिस मूवमेंट होने लगते हैं। ये तो नॉर्मल कंडीशन की बात हो गई। अब जब हिरस्प्रंग डिजीज हो चुकी है तो मतलब वहाँ पे गैंग्लियोनिक नर्व सेल एब्सेंट है, तो सारा क्या होगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, कंप्लीट रूप से एब्सेंट होगा, मेनली रूप से कहाँ पे, जो रेक्टोसिग्मोइड कोलन होता है वहाँ पे। ओके, तो उस कंडीशन पे मूव करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस टाइप से गैंग्लियोनिक सेल नर्व एब्सेंट हो जाती है हिरस्प्रंग डिजीज के अंदर। तो आपके सामने ये सिचुएशन है, नॉर्मल कंडीशन में पूरे पार्ट में होती है गैंग्लियोनिक सेल, जबकि हिरस्प्रंग डिजीज में क्या होगी, ये जो रेक्टोसिग्मोइड कोलन वाला पार्ट है यहाँ पे जो गैंग्लियोनिक सेल है उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, वहाँ पे फॉर्म नहीं हो पाती, तो क्या होगा, ये पूरा पैरालाइसिस हो जाएगा इस पूरे पार्ट का। ये धीरे धीरे स्प्रेड भी हो सकता है, कंप्लीट कोलन को भी कवर कर सकता है, बट मेनली रूप से जो रेक्टोसिग्मोइड कोलन पार्ट होता है वहीं पे ही वही पार्ट ज़्यादातर अफेक्टेड होता है। ओके, तो इस टाइप से ये अफेक्टेड हो गए, और जैसे कि फीकल कंटेंट आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज में, और यहाँ पे जो रेक्टोसिग्मोइड जो पार्ट है यहाँ पे आके टैप हो जाएगा, क्योंकि आगे क्या है, नर्व सप्लाई नहीं है, क्योंकि गैंग्लियोनिक सेल एब्सेंट है, तो आगे का पूरा पार्ट पैरालिसिस हो चुका है और वहाँ पे ट्रैप होने लग जाता है फीकल कंटेंट, और कोलन का पार्ट क्या हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है कोलन, और इसे क्या बोल देते हैं, मेगा कोलन बोल देते हैं। अब धीरे धीरे जैसे फिकल कंटेंट यहाँ पे ट्रैप रहता है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, और इन्फेक्शन की वजह से एंटेरोकोलाइटिस हो सकता है, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इस तरीके से ये हिरस्प्रंग डिजीज होती है। क्लियर, आई थिंक आपको समझ में आ गई हो, क्योंकि नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों कंडीशन आपको दिखा दी गई हैं। चलो फिर अगर समझ में आ गए तो अपन नेक्स्ट पे मूव करते हैं, और अब बात करने वाले हैं फैक्टर्स की या इटियोलॉजी की, कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एक्चुअली में हिरस्प्रंग डिजीज को लीड करते हैं। तो फर्स्ट वन बात कर लेते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। कुछ क्रोमोसोम के अंदर एबनॉर्मलिटी आ गई है जिससे क्या है, गैंग्लियोनिक सेल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, जो रेक्टोकोलन या जो रेक्टोसिग्मोइड पार्ट होता है वहाँ पे। ठीक है,
नेक्स्ट फैक्टर देख लेते हैं डाउन सिंड्रोम। अब क्या हो, क्योंकि क्रोमोसोम ही एब्सेंट है, तो जो 21वें नंबर की क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो चुकी है। ओके, तो ये भी लीड कर सकता है हिस्प्रंग डिजीज़ को। नेक्स्ट फैक्टर की बात कर रहे हैं मैटरनल इन्फेक्शन की। प्रेग्नेंट वुमेन को अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, टोक्सोप्लाज्मोसिस या सिफिलिस वगैरह, जो इस टाइप के इन्फेक्शन अगर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर प्रेजेंट हैं, तो वो भी लीड कर सकते हैं गैंग्लियोनिक सेल का माल फॉर्मेशन होगा, यानी कि फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा जो रेक्टोसिग्मोइड कोलन पार्ट होता है वहाँ पे। और ये किसको लीड कर देगा, हिस्प्रंग डिजीज़ को लीड कर देता है। नेक्स्ट फैक्टर की बात करें टेराटोजेनिसिटी, यानी कि कुछ ऐसी ड्रग्स जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके बेबी के अंदर चली जाएं और वहाँ पे जो नर्व है, जो नर्व सेल्स हैं, उनके फॉर्मेशन को डिस्टर्ब कर देती हैं। तो मेनली रूप से कौन कौन सी ड्रग्स है, जो वेल्पोरिक एसिड और कार्बामेजापाइन, मेनली रूप से ये ड्रग्स होती हैं जो टेराटोजेनिसिटी कोज करती हैं। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब साइन सिम्टम की बात करते हैं। किसी को हिस्प्रंग डिजीज हो चुकी है तो कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसा कि डिजीज से अपन समझ पाए हैं कि वहाँ पे गैंग्लियोनिक सेल नहीं है, पेरिस्टाल्सी मूवमेंट नहीं हो रहा है और जो फीकल कंटेंट वहाँ पे ट्रैप हो रहा है, तो उसी से रिलेटेड अब सिम्टम्स निकल के आ जाएंगे। तो फर्स्ट जो सिम्टम होगा वो क्या होगा, फेलियर टू पास मेकोनियम। जैसे ही बेबी का जन्म होगा, कोई बच्चा जन्म लेगा, उसके बाद क्या होगा, वो मेकोनियम जो फर्स्ट स्टूल पास करता है उसको मेकोनियम बोलते हैं। ओके, तो वो पास आउट नहीं कर पाएगा। अगर 48 घंटे, बर्थ के 48 घंटे के बाद भी मेकोनियम पास नहीं हो रहा है, तो ये किसको इंडिकेट करेगा, हिस्प्रंग डिजीज को इंडिकेट करता है। ओके, क्योंकि वहाँ पे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं हो पा रही और फीकल कंटेंट बाहर नहीं आ पा रहे। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम की बात करते हैं। तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन, क्योंकि आगे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट लॉस होने की वजह से आगे मूव नहीं कर पा रहा है, जो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है फीकल कंटेंट, तो वहाँ पे ट्रैप होने लगता है, जिससे क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलता है इन्फेंट के अंदर। एंड बाइल स्टैंड वोमिटिंग होगी। अब आगे नहीं जा रहा है तो क्या होगा, जैसे ही वहाँ पे ट्रैप होता जाएगा तो पीछे की ओर बैक फ्लो होने लग जाता है और बाइल स्टैंड यानी कि बाइल भी साथ आएगा, क्योंकि जो बाइल का सीक्रेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पूरा जो कोलन का या और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो भी कंटेंट है वो बाहर वोमिटिंग के थ्रू, माउथ के थ्रू वोमिटिंग के रूप में निकलेगा, तो क्या होगा, उसके साथ बाइल भी आएगा। तो बाइल स्टैंड वोमिटिंग भी देखने को मिल सकती है अगर ज़्यादा ही सीवियर कंडीशन हो चुकी है तो। नेक्स्ट सिम्टम की बात करें, रिफ्यूज टू सक और फीडिंग। फीडिंग के लिए बेबी क्या करे, मना कर देगा, वो फीडिंग नहीं करेगा, अपना इंटरेस्ट शो नहीं करेगा फीडिंग के लिए, क्योंकि आगे पास आउट हो ही नहीं पा रहा जो भी कंटेंट उसने लिए हैं, तो वो फीडिंग के लिए मना कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट वन सिम्टम की बात करते हैं। वेट गेन क्या होगा, फेलियर हो जाएगा, क्योंकि बेबी फीड नहीं कर पा रहा है, आगे पास आउट नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह क्रिएट हो जाएंगे और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस भी डिस्टर्ब हो जाती है पूरी। तो इससे क्या होगा, पुअर वेट गेन या फिर वेट गेन फेलियर हो जाता है। बेबी क्या होता है, माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है, एनर्जी लॉस हो जाती है और पूरी तरीके से वीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर लेते हैं। अब डायग्नोस्टिक एवालुएशन की बात करते हैं कि कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं टू डिटेक्ट द हिस्प्रंग डिजीज, कि एक्चुअली में हिस्प्रंग डिजीज हो चुकी है, उसको कौन से कन्फर्मेटिव टेस्ट कौन से होते हैं उनकी बात करें थे। तो कोलन बायोप्सी करते हैं। अब कोलन बायोप्सी क्या करेंगे, कोलन से जो पार्ट अफेक्टेड है वहाँ से अपन लाइव टिश्यू का कलेक्शन लेंगे, सैंपल लेते हैं और उसको लेबोरेटरी के अंदर जांच करते हैं। तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा अपने को, जो गैंग्लियोनिक नर्व सेल वो अब्सेंट होंगी उस जो लाइव टिश्यू का सैंपल लिया है, क्योंकि वहाँ पे गैंग्लियोनिक नर्व सेल का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ओके, तो ये किसको इंडिकेट कर देगा, हिस्प्रंग डिजीज को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट डायग्नोसिस की बात करते हैं, यूएसजी। अब यूएसजी में क्या होगा, मेगा कोलन देखने को मिलता है, यानी कि एनलार्जमेंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि वहाँ पे ट्रैपिंग हो चुकी है, जो फीकल कंटेंट रिमूव आउट नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, उसका कोलन का साइज बढ़ जाएगा, यानी कि मेगा कोलन देखने को मिलता है। आपको डायग्राम दिखाते हैं इस टाइप से। ये पूरा वाइडनेस जो पूरा वाइट दिख रहा है, इसकी विड्थ क्या है, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फीकल कंटेंट ट्रैप होता जा रहा है। ओके, मेगा कोलन की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट और लास्ट वन डायग्नोसिस की बात करते हैं, बेरियम एनिमा, जो बेरियम सॉल्व करवा देंगे या फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक्सरे परफॉर्म करेंगे, जिससे क्या होगा, वहाँ पे ट्रैपिंग वगैरह जो फिकल कंटेंट ट्रैप हो रहा है वो दिख जाएगा और जो आगे मूवमेंट नहीं हो पा रहे हैं वो पार्ट अच्छी तरीके से विजुअलाइज हो जाता है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। अब मैनेजमेंट की बात करते हैं, एचडी यानी कि हिस्प्रंग डिजीज़ का मैनेजमेंट क्या होगा, तो ओनली सर्जिकल मैनेजमेंट ही पॉसिबल है, मेडिकल मैनेजमेंट कुछ नहीं होता है, सर्जरी से ही क्या कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सर्जरी, तो कौन सी टाइप की सर्जरी परफॉर्म की जाती है हिस्प्रंग डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। तो सर्जरी का नाम है पुल थ्रो ऑपरेशन या फिर इसको स्वानसन ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। अब ये होता क्या है, इसके अंदर क्या करते हैं वो देख लेते हैं। इसमें जो अफेक्टेड पार्ट होता है कोलन का, जो सा भी पार्ट अफेक्टेड है, मेनली रूप से कौन सा, रेक्टोसिग्मोइड कोलन पार्ट होता है, उसको क्या करते हैं, कट आउट कर देते हैं, और जो एनस पार्ट को क्या करते हैं, वापस से बीच का पार्ट तो रिमूव कर देंगे, यानी कि ऊपर से नीचे
दो एनस और ऊपर के पार्ट के बीच का पार्ट अफेक्टेड है तो अफेक्टेड पार्ट को रिमूव कर देते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट उसको वापस से एनस के साथ अटैच कर देते हैं, यानी कि एनास्टमोसिस कर देते हैं। एनस और जो रिमेनिंग पार्ट होता है कोलन का वो काटने के बाद अफेक्टेड पार्ट को निकालने के बाद जो रिमेनिंग अच्छा पार्ट बच गया उसको एनएस के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आपको दिखा देते हैं लाइव की किस तरीके से कट आउट करते हैं ताकि आप आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो इस टाइप से जो अफेक्टेड पार्ट है जैसे कि ये रेक्टोसिग्मोइड पार्ट है तो नीचे का पार्ट क्या है एनएस, इसको अलग कर लेंगे एनएस को और यहाँ से कट कर देंगे और ऊपर से जहाँ तक ये अफेक्टेड पार्ट है जैसे कि यहाँ तक का अफेक्टेड पार्ट है इसको कट कर देंगे और जो अब जो रिमेनिंग पार्ट बच गया उसको एनएस के साथ अटैच कर देते हैं, यानी कि एनास्टमोसिस कर देते हैं स्यूचरिंग के द्वारा। अब ये यहाँ पे हीलिंग हो जाएगी, उसके बाद नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म होने लग जाएंगे इस टाइप से ये। उसके बाद कंटिन्यू पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो जाएंगे क्योंकि अब बीच का पार्ट अफेक्टेड था उसको निकाल दिया गया, अब सारा पार्ट क्या हो गया सही बच गए और ये पूरी कंडीशन ट्रीट हो चुकी है। ठीक है, ओके नेक्स्ट पे मूव करवाते हैं आपको। और अब बात करने वाले अपन प्री ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट की कि जो ये स्वानसन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उससे पहले कौन कौन से नर्सिंग इंटरवेंशन या मैनेजमेंट अपने को परफॉर्म करने पड़ते हैं, कौन कौन सी तैयारियां करनी पड़ती है ऑपरेशन से पहले। तो एनपीओ मेंटेन करना है, कुछ भी ओरली कुछ नहीं देना, पेरेंटल न्यूट्रिशन ही स्टार्ट कर देना बेबी को। और बोल साउंड असेस करना है कि अगर बोल साउंड कंप्लीट रूप से असेस वो एब्सेंट है तो दैट इंडिकेट द पेरिस्टालसिस मूवमेंट कंप्लीटली रूप से लॉस हो चुके हैं। नेक्स्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं। प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट में बॉल इरिगेशन करते हैं और जैसे ही सर्जरी परफॉर्म करनी उससे पहले जो भी बॉल कंटेंट या फिकल कंटेंट उसमें ट्रैप हो चुके हैं कोलन के अंदर उनको रिमूव कर देते हैं, कंप्लीट रूप से इरिगेट कर देंगे बॉल को ताकि सर्जरी आसानी से परफॉर्म की जा सके। ओके, नेक्स्ट फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन रखेंगे बेबी को, यानी कि डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट रखेंगे तो पेरेंटल न्यूट्रिशन वगैरह फ्लूइड आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट की। अब सर्जरी परफॉर्म हो चुकी है, जो अफेक्टेड पार्ट है उसको रिमूव कर दिया गया और जो सही पार्ट उनको आपस में एनास्टमोसिस कर दिया गया एनएस के साथ। ठीक है, अब उसके बाद अपने को कौन कौन से नर्सिंग इंटरवेंशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो एनपीओ मेंटेन रखना है जब तक कि जो बॉल साउंड या रिटर्न ना हो जाए, यानी कि जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट वापस से स्टार्ट ना हो जाए तब तक एनपीओ रखना है, नहीं तो वापस से वहाँ पे ट्रैपिंग हो जाएगी फिकल कंटेंट की वापस से और अदर कॉम्प्लिकेशन या इन्फेक्शन एंटेरोकोलाइटिस जैसे कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं। तो एनपीओ मेंटेन रखना है, पेरेंटल न्यूट्रिशन ही स्टार्ट रखना है एंड उसके बाद स्मॉल फ्रिक्वेंट डाइट देनी है जब वापस से पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। तो ऐसा नहीं कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट आ गए अब खिला दो उसको बहुत ज़्यादा, नहीं थोड़ा थोड़ा खिलाना है। ठीक है, ताकि आसानी से वो पास आउट कर पाए, आसानी से वहाँ पे एब्जॉर्प्शन वगैरह या फिर एक्सक्रीशन वगैरह आसानी से हो पाए। और नेक्स्ट वन देख लेते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखेंगे जो रेक्टल टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर लेना है तो रेक्टल टेम्परेचर अवॉइड करेंगे जिसको अंदर स्वानसन ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है जिस इन्फेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट और लास्ट वन पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट की बात करें, जो रेडनेस स्वेलिंग या डिस्चार्ज के लिए चेक करेंगे जो सर्जिकल साइट है जहाँ से सर्जरी परफॉर्म की गई है उस साइट पे रेडनेस स्वेलिंग के लिए या फिर एबनॉर्मल डिस्चार्ज के लिए चेक करेंगे कि वहीं पे कहाँ किसी भी वजह से इन्फेक्शन वगैरह तो क्रिएट नहीं हो चुका है। ठीक है, अगर हो चुका है तो एचसीपी को नोटिफाई करते हैं वापस से, वरना क्या हो सकता है वहाँ पे पूरे कोलन के अंदर इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है और इन्फेंट की डेथ भी हो सकती है। ओके, सो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। चलो फिर, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।